हम लोग थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हमने आपसे कहा था कि आप देख लीजिएगा, इसमें उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात बताई गई है जिससे आप पहले से परिचित भी हैं। आज हम लोग थियरी ऑफ प्रोडक्शन पर विचार करेंगे और जब हम थियरी ऑफ प्रोडक्शन का नाम लेते हैं तो बहुत संक्षेप में अगर हम कहें और स्पष्ट रूप से अपनी बात कहना चाहें तो इसका मतलब है कि जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन। हम इसका मतलब उत्पादन फलन के बारे में बात कर रहे हैं। उत्पादन फलन किसे कहते हैं? वैसे भी केवल फलन हम अच्छे से पहले से भी आप जानते हैं, आपने गणित में पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा कि फंक्शन क्या होता है। तो केवल फंक्शन की अगर आप बात करें तो जाहिर सी बात है कि किसी भी इक्वेशन का जो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड के बीच का रिलेशनशिप है उसको व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फंक्शन का प्रयोग करते हैं। जब हम उत्पादन फलन की बात करते हैं तो इसका मतलब साफ साफ दो लाइन में उत्पादन फलन उत्पादन साधन तथा उत्पादन की मात्रा के बीच पाए जाने वाले भौतिक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि टोटल आउटपुट और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच जो भौतिक संबंध होता है उसको व्यक्त करने के लिए हम जिस फलन का प्रयोग करते हैं उसे उत्पादन फलन कहते हैं। तो अगर हम उत्पादन फलन में उत्पादन को Q से डिनोट करें और उत्पादन के साधन को K और L से डिनोट करें, K माने कैपिटल, L माने लेबर, तो इसका मतलब उत्पादन पर पूंजी का असर पड़ता है और श्रम का असर पड़ता है। अब इस यहाँ अगर हम F का निशान लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? तो यानी F है कैपिटल और लेबर के साथ Q के बीच का जो भौतिक रिलेशनशिप है उसकी व्याख्या करता है। तो इसका मतलब बहुत आसान शब्दों में उत्पादन फलन को हम Q इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल और लेबर के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ Q उत्पादन फलन है, F फलन का सूचक है, कि पूंजी कहीं कहीं पूंजी के लिए हम C का भी सब इस्तेमाल करते हैं। आप कुछ भी करें सिर्फ यह ध्यान रखें कि आप नीचे उसकी व्याख्या कर दें। आपने C लिखा तो आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि C रिप्रेजेंट्स कैपिटल, K लिखा तो आप इसकी व्याख्या कर दें कि K रिप्रेजेंट्स कैपिटल। ये कोई सेट रूल नहीं है कि आप वही शब्द इस्तेमाल या वही आप अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करेंगे। L श्रम है। अब देखिए ध्यान से, आप इससे फार्मूले को ध्यान से देखिए, इसी से हम बाकी सारी बात आगे करते चले जाएंगे, आराम से आपकी समझ में आ जाएगा। उत्पादन को बढ़ाने के लिए पूंजी तथा श्रम दोनों साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, अगर आपको Q में परिवर्तन करना है तो आप K में भी परिवर्तन कर दीजिए और L में भी परिवर्तन कर सकते हैं। दोनों बदल दीजिए तो Q बदल जाएगा। ऐसा करने पर उत्पादन का पैमाना ही बदल जाता है। एक एक लाइन ध्यान सुनिएगा, हर लाइन में कोई न कोई रिजल्ट है। अगर हमने दोनों साधनों को बदल दिया तो कह रहा है कि ऐसा करने पर स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाता है। पैमाने का जो स्केल है वही बदल जाता है, तो जो कि पैमाना ही बदल जाता है, इसलिए इसको हम पैमाने के प्रतिफल के नाम से डिफाइन करते हैं। पैमाने के प्रतिफल को यानी रिटर्न्स टू स्केल के नाम से स्पष्ट करते हैं। बात समझ में आई कि पैमाने का प्रतिफल किसे कहते हैं? जब उत्पादन के दोनों साधनों में परिवर्तन, दोनों से मतलब सारे साधनों से, यहाँ तो हमने दो को ही लिया हुआ है ना, लेकिन बहुत सारे साधन होंगे जो उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करते हैं। तो जब सारे साधनों में परिवर्तन कर दिया जाता है तो उत्पादन का पैमाना ही बदल जाता है, इसलिए उसे हम पैमाने का प्रतिफल रिटर्न्स टू स्केल के नाम से डिफाइन करते हैं। यह भी जानते हैं, खैर आगे आगे लाइन से पढ़िए,
ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि सभी साधनों में परिवर्तन दीर्घकाल में ही संभव है। आप जानते हैं कि सारे साधन, जैसे जनसंख्या लेबर ही है, उसे अल्पकाल में परिवर्तित आप नहीं कर सकते, तो दीर्घकाल में सारे साधन बदलेंगे। इसलिए जिसे हम पैमाने का प्रतिफल कहते हैं उसे ही दीर्घकालीन उत्पादन फलन भी कहा जाता है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन भी हम उसी को कहते हैं जिसको रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। बात समझ में आई? इसके विपरीत अल्पकाल में चूंकि उत्पादन के सभी साधनों को बदलना संभव नहीं होता है, जब टाइम बहुत कम है तो आप लेबर में परिवर्तन नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी में आप चेंज नहीं कर सकते, आप बहुत सारा जो टीडीएस रॉ मटेरियल है उसको तुरंत पैदा नहीं कर सकते, तो अल्पकाल में जो आपके पास है आपको उसी से कंप्रोमाइज़ करना होता है। और आपने ये भी देखा है कि अल्पकाल और दीर्घकाल की परिभाषा का संबंध किसी कैलेंडर ईयर से नहीं है। आप इसको जरूर जानते रहिएगा। आप पहले आपको हम बता भी चुके हैं कि अल्पकाल का मतलब वह समय होता है जिसमें पूर्ति को मांग के अनुरूप कर पाना संभव नहीं होता है। लॉन्ग रन का मतलब वह समय होता है जब हम पूरी तरह पूर्ति को मांग के अनुरूप कर लेते हैं। वह एक भी दिन हो सकता है, एक साल भी हो सकता है, 100 साल भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि लॉन्ग रन वह है जब मांग और पूर्ति बराबर हो जाते हैं। अब चाहे जितना टाइम लेते हों, चाहे वो एक दिन लेते हों, चाहे एक महीना लेते हों, चाहे 100 साल लेते हों, इससे मतलब नहीं है। तो कभी भी हम कैलेंडर के टाइम से इस अल्पकाल या दीर्घकाल को डिफाइन नहीं करते। इसलिए उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए जब किसी एक साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है तो एक साधन में परिवर्तन करने से प्रयुक्त साधनों के अनुपात में, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लाइन, जब आप मान लीजिए कैपिटल है और लेबर है, पहले 10 कैपिटल था 20 लेबर था, अनुपात कितना था? 1/2 का। अब अगर केवल कैपिटल 20 कर दिया गया तो अनुपात क्या हो जाएगा? इसका मतलब जब केवल एक साधन बदलते हैं तो अनुपात बदल जाता है। यही कारण है कि तब उसे हम विविध अनुपातों का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? लाभ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो और चूंकि अल्पकाल में ये होता है इसलिए इसको हम अल्पकालीन उत्पादन फलन के नाम से भी जानते हैं। तो 4 चीज हम समझ गए, एक पैमाने का प्रतिफल, एक दीर्घकालीन उत्पादन फलन, एक विविध अनुपातों का नियम और एक इस अल्पकालीन उत्पादन फलन। तो इतनी ही 4-5 लाइन में आप बहुत आसानी से इतनी चीज़ जान गए। और इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी इसलिए है कि जब भी कोई अल्पकालीन उत्पादन फलन कहे तो आपके दिमाग में वो पूरी सीन घूमनी चाहिए कि अल्पकालीन उत्पादन फलन का मतलब है कि एक साधन में परिवर्तन किया गया है, अन्य साधन स्थिर हैं और उनके बीच का अनुपात बदल जाएगा, इसलिए ये विविध अनुपात उत्पादन फलन जो है वही अल्पकालीन उत्पादन फलन भी होता है। बात समझ में? अब देखो, इसके बाद यदि साधनों को जिस अनुपात में परिवर्तित किया जाता है उत्पादन भी उसी अनुपात में परिवर्तित हो जाता है तब उसे पैमाने का स्थिर प्रतिफल कहा जाता है। यानी आपने इसको भी 2K कर दिया, इसको भी 2K कर दिया, उत्पादन भी क्या हो गया? 2K हो गया। तो जिस अनुपात में आपने साधन बढ़ाया उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ गया। यानी यदि आप इस 2 को बाहर कर सकते हैं, फैक्टर आउट कर सकते हैं, तो स्थिर प्रतिफल प्राप्त होगा। ठीक है। यदि उत्पादन उससे अधिक बढ़ता है, ये मान लो 3 हो गया, तो पैमाने का बढ़ता प्रतिफल। यदि ये 1.5 ही रह गया तो पैमाने का घटता प्रतिफल। यही आप समझ लीजिए, आगे आपको नहीं समझ में आएगा। अगर इसी एक लाइन से नहीं समझ में आया तो बाकी पूरी किताब पढ़ डालोगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो इतने से ही आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हमने इसको 2 किया, इसको 2 किया, अगर ये भी 2 हो गया तो स्थिर प्रतिफल, अगर ये 2 से ज़्यादा बढ़ गया, 3 हो गया तो बढ़ता प्रतिफल, अगर 2 से कम हो गया तो घटता प्रतिफल। ठीक है। स्थिर अनुपात तथा विविध अनुपात उत्पादन फलन। उत्पादन फलन 2 प्रकार का हो सकता है, या तो स्थिर अनुपात, पीछे आपने देखा, या तो विविध अनुपात उत्पादन फलन। उत्पादन फलन किस प्रकार का है यह इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पादन का तकनीकी गुणांक कैसा है, टेक्निकल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन। हर शब्द को ध्यान से सुनिए और यही उसको आप रट लीजिए, आगे आपको उसे रटने की ज़रूरत नहीं है।
तकनीकी गुणांक क्या होता है? किसी वस्तु की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए आवश्यक साधनों की मात्रा ही तकनीकी गुणांक है। जैसे मान लो एक इकाई का उत्पादन करने के लिए अगर 8 इकाई की जरूरत पड़ती है श्रम की, तो उसका श्रम के लिए तकनीकी गुणांक क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। यानी एक इकाई का उत्पादन करने के लिए अब ये 8 श्रम पूंजी सब मिला के भी हो सकता है, या ये कह सकते हो कि एक इकाई का उत्पादन करने के लिए कुल जो साधन जरूरत पड़ती है वो 8 इकाई होते हैं, उसमें कुछ श्रम है, कुछ पूंजी है, कुछ और भी सब मिला करके। तो तकनीकी गुणांक क्या हो गया? 1/8 हो गया। तो स्थिर अनुपात उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादन बढ़ाने के लिए साधनों के तकनीकी गुणांक को स्थिर बनाए रखना अनिवार्य होता है। अगर स्थिर अनुपात उत्पादन फलन है तो इसका मतलब कि तकनीकी गुणांक कैसा होगा? स्थिर बनाए रखना होगा। उदाहरण जैसे मान लीजिए एक है कि 100 इकाई का उत्पादन करने के लिए यदि तकनीकी गुणांक 1/8 है, अगर मान लो 100 इकाई का उत्पादन करना है और तकनीकी गुणांक 1/8 है, इसका मतलब कि साधनों की जरूरत कितनी पड़ेगी? 100/800, तभी तो 1/8 आएगा। अब अगर साधन हमको उत्पादन 200 करना है तो इसे क्या करना पड़ेगा? फिर तब अनुपात कितना रहेगा? 1/8। इसका मतलब हमें 1/8 का अनुपात अगर बनाए रखना है तो हमें क्या करना है? उसी रेशियो में परिवर्तन करना है। ठीक है, तो 1/8 है। अब ये 200 इकाई का उत्पादन करना है तो भी तकनीकी गुणांक 1/8 स्थिर रखते हुए साधन अनुपात 200/1600 करना होगा। तो 1/8 बराबर 100/800 या 200/1600 बराबर फिर 1/8 ही होगा। स्थिर अनुपात उत्पादन फलन को वक्र के आधार पर इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। एकदम सिस्टमेटिक, आराम से चलिए, समझ में आ जाएगा, जान जाएंगे। अब देखो क्या है, अगर स्थिर अनुपात उत्पादन फलन तुम्हें वक्र के द्वारा दिखाना है, थोड़ा इसको बदल दे, नहीं तो उल्टा रहेगा, समझ में नहीं आएगा। दिख रहा है? आ रहा है नहीं? तो अब देखो कि कह रहा है कि स्थिर अनुपात उत्पादन फलन है। अगर हम यहाँ लेबर दिखाते हैं, यहाँ हम अगर कैपिटल दिखाते हैं और मान लो इतना कैपिटल और इतना लेबर, ये L1 और Q1 करके फिर यहाँ उत्पादन हो रहा है। ठीक है, स्थिर अनुपात उत्पादन फलन का मतलब है कि इसी अनुपात पर उत्पादन होगा, अनुपात बदलेंगे उत्पादन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं किसी जितना है ये उतना ही आप इसमें, अब ये मान लीजिए IQ1 है, ये 100 इकाई का उत्पादन है। ठीक है, और यहाँ अनुपात क्या हो जाएगा? कैपिटल लेबर का जो रेशियो है वो जो यहाँ रहेगा वो हमेशा के लिए स्थिर रहेगा। ये मान लीजिए यहाँ मान लिया गया है पूंजी श्रम अनुपात के 2/3 दिए होने पर उत्पादन फलन को समुत्पाद वक्रों द्वारा चित्र में व्यक्त किया गया है। ए बिंदु पर 100 इकाई का उत्पादन होता है। ए और बी बिंदुओं पर पूंजी और श्रम का अनुपात स्थिर है। दोनों बिंदुओं पर साधन की सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, उत्पादकता शून्य हो जाती है। इन बिंदुओं को मिलाकर खींची गई रेखा OR विस्तार पथ कहलाती है, जो पूंजी और श्रम अनुपात को प्रदर्शित करती है। जानबूझ करके हमने पूरा आपको पढ़ के सुना दिया कि ये देखो ए है, 2/3 अनुपात जो है कैपिटल लेबर का आपको दिया हुआ है। तो 100 इकाई का उत्पादन जब आप करेंगे तो उस समय मान लीजिए, थोड़ा इसको उसी तरह बनाइए कि लगे कि 2-3 लग रहा है। ये जैसे मान लो कि ये है 2 हो गया और ये 3 हो गया, ये हो गया, ये K1 जो है और ये L1 हो गया।
तो ये इसका मतलब ये है कि जो 2/3 का अनुपात है कैपिटल लेबर का, जब 100 इकाई का उत्पादन करते हो तब भी वही रहना चाहिए, जब 200 इकाई का उत्पादन करोगे तब भी वही रहेगा। तो जैसे ये अगर 4 हो गया, जैसे ये 2 और 3 था, तो ये 4 और क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ताकि 2/3 का रेशियो कैसे रहे, मेंटेन रहे, और 100 से बढ़े कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो जब स्थिर अनुपात उत्पादन फलन होता है तो तुम्हें 1 अनुपात ही उत्पादन के लिए प्राप्त होता है, और जब उन संतुलन बिंदुओं को जहाँ साधनों की सीमांत उत्पादकताएं 0 की हो जाती हैं कि अब अकेले बढ़ाएंगे तो कुछ भी वृद्धि नहीं होगी, चाहे इसको बढ़ाइए तब भी वृद्धि नहीं होगी, इसको बढ़ाएंगे तब भी वृद्धि नहीं होगी। तो इसलिए सीमांत उत्पादकता कहा जाता है कि उस बिंदु पर जाकर के हर साधन की 0 हो जाती है। अगर आप चाहते हैं बढ़े तो दोनों को बराबर बढ़ाइए, ठीक है। तो और इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर खींची गई रेखा को हम ओ आर अगर यहाँ से मिला देते हैं तो क्या कहते हैं, ओ आर, इसे विस्तार पथ कहते हैं। विस्तार पथ वास्तव में क्या होता है, विस्तार पथ की परिभाषा आगे हम लोग और विस्तार से पढ़ेंगे कि सक्सेसिव मल्टीपल आइसोक्वांट्स के उन बिंदुओं को मिलाकर जहाँ पूंजी श्रम अनुपात आपस में बराबर होता है, खींची गई रेखा विस्तार पथ कहलाती है। तो ये देखो समुत्पाद वक्र है, इसका यह बिंदु वो है जहाँ दोनों की सीमा ये पूंजी श्रम अनुपात आपस में बराबर है, तो उन्हीं को मिला खींची गई रेखा क्या है, विस्तार पथ। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जब ये मूल से खींचा जाएगा तब क्या होगा, जब यह x अक्ष के समानांतर होगा तब क्या होगा, y के समानांतर होगा तो क्या होगा, अलग अलग तरीके से विस्तार पथ को हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्थिर अनुपात उत्पादन फलन। अब क्या है, यहाँ स्थिर अनुपात उत्पादन फलन में एक निश्चित रेशियो है कैपिटल लेबर का, उसी के द्वारा तुम उत्पादन प्राप्त कर सकते हो। अगर तुमने रेशियो डिस्टर्ब कर दिया तो वह उत्पादन प्राप्त नहीं कर पाओगे। अब विविध अनुपात उत्पादन फलन में क्या है कि दिया हुआ उत्पादन यू कैन प्रोड्यूस विद एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी संयोग इस्तेमाल कर लीजिए, उत्पादन आपको मिल जाएगा। तो जैसे आप समुत्पाद वक्र पढ़ते हैं तो समुत्पाद वक्र कैसा होता है, ये देखो, ये लेबर है और ये मान लो ये 100 इकाई का उत्पादन दिखा रहा है, IQ जो है इन आइसोक्वांट जो है वो कितना बता रहा है, 100 इकाई का उत्पादन बता रहा है। तो अब इसमें देखो तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन तुमको मिलेंगे जो 100 इकाई का उत्पादन करने में समर्थ होंगे, A, B, C और D। तो ये 100 इकाई का दिया हुआ उत्पादन तुम किसी भी संयोग से प्राप्त कर सकते हो पूंजी श्रम के, इसलिए इसको विविध अनुपात, तो कोई भी रेशियो हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास साधन की उपलब्धता और उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है। अब किसी भी प्रोडक्शन में या किसी भी फी सिस्टम में पूंजी श्रम में क्या ज़्यादा होगा, पूंजी ज़्यादा होगा या श्रम ज़्यादा होगा, यह 2 बातों पर निर्भर करेगा। एक उसकी उपलब्धता पर, दूसरा टेक्नोलॉजी पर, कि वो टेक्नोलॉजी लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक है। क्योंकि उपलब्धता पर इसलिए कि जो ज़्यादा उपलब्ध होगा वो सस्ता होगा, तो जाहिर सी बात है हर व्यक्ति उत्पादन में किस साधन को लगाना चाहता है, जो सस्ता मिलता है या जो ज़्यादा इफिशियंट होता है या टेक्निकली जो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो टेक्नोलॉजी या तो डिसाइड करती है कि विच पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल बी इम्प्लॉयड मोर, या फिर उसकी अवेलेबिलिटी कि ज़्यादा कौन सा है ना। जैसे हिंदुस्तान में लेबर बहुत ज़्यादा है, ऐसा हम लोग समझते हैं कि लेबर बहुत ज़्यादा है, जबकि आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में B.Ed M.A.2 वाले पढ़े होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देखा गया है कि अमेरिका देखने में पूंजी प्रधान है लेकिन उसका प्रोडक्शन कैसा होता है, वो लेबर इंटेंसिव है। और हम लोग जो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा लेबर है तो कहीं कहीं दिखता है कि प्रोडक्शन कैसा है, कैपिटल इंटेंसिव है। तो लेबर होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, सवाल यह है कि लेबर होने के बाद लेबर की प्रोडक्टिविटी कैसी है। हम भले संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन अगर हम स्किल्ड नहीं हैं तो जाहिर सी बात है, और उन वस्तुओं का उत्पादन करना है जहाँ लेबर की नहीं ज़रूरत है, जहाँ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, तो लेबर होने से भी ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ता है। और ख़ास करके आज के ज़माने में जब चीज़ें ऑटोमेटेड हैं, कंप्यूटराइज्ड हैं, तमाम टेक्निकली एडवांस्ड हैं, जहाँ लेबर की कम ज़रूरत अब पड़ती ही है। तो इसलिए अब ये कह पाना तो ठीक है, तो जो चीज़ जैसी होगी, जैसे लेबर में ही अगर स्किल्ड लेबर, इफिशिएंट लेबर, स्मार्ट लेबर ज़्यादा हो जाएंगे तो वो उनको इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि महंगी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना।
ना। तो ये इसका मतलब सिर्फ ये मेरे कहने का है कि हम किस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा कैपिटल या ज़्यादा लेबर, ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पर और अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। इसके अलावा देखो कभी कभी अब जो ये कंटिन्यूटी का है, आपने पीछे इंडिफरेंस कर्व में इसकी आलोचना भी पढ़ी थी कि जो कंटिन्यूअस इंडिफरेंस कर्व है उसकी प्रॉब्लम ये कहता है कि कोई भी कॉम्बिनेशन, जैसे यहाँ आपने कह दिया कि कोई भी कॉम्बिनेशन से हम इस मात्रा का उत्पादन कर लेंगे, तो क्या बाजार में सारे कॉम्बिनेशन उपलब्ध हैं? जैसे बाजार में क्या वो हर वस्तु उपलब्ध है जो आप खरीदना चाहते हैं? नहीं ना। तो इसलिए ये बात बहुत सही नहीं है कि हमारा वक्र कंटिन्यूअस होता है। हमको कुछ ही संयोग उपलब्ध होते हैं बाजार में, इसलिए उत्पादन भी अगर हमको 100 इकाई का करना है, ये तो सारे हर पॉइंट पर संयोग उपलब्ध नहीं है। 100 इकाई का उत्पादन हम सिर्फ ए पर कर सकते हैं, बी पर कर सकते हैं, सी पर कर सकते हैं। इसका मतलब कि जो डिस्क्रीट इन आइसोक्वांट है यह बताता है कि कुछ फिक्स्ड प्रोपोर्शन के कॉम्बिनेशन है जिनको इस्तेमाल करके आप 100 इकाई का उत्पादन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जितना चाहे उतने कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। उपलब्ध भी तो होना चाहिए ना वो सारा कॉम्बिनेशन, और व्यवहार में सारे कॉम्बिनेशन पाए नहीं जाते हैं। इसलिए ये ज़्यादा बेहतर चित्र है बजाय ऐसा बनाने के, क्योंकि ऐसे पर तो क्या हो गया कि यहाँ देखिए जहाँ चाहे आप माना जाएगा वहीं उत्पादन हो जा रहा है ना। ये देखिए अनंत संयोग आपको प्राप्त होंगे जहाँ कि आप उसका उत्पादन कर सकते हैं, जो कि वास्तव में व्यवहारिक नहीं है, व्यवहार में पाया नहीं भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि सारे कॉम्बिनेशन मिले ही मिले। चलो, तो इसे हम विकुंचित समुत्पाद वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विकुंचित। किंग होता है जगह जगह से, मुड़ा होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? विकुंचित समुत्पाद वक्र। तो ये बताता है कि कुछ सर्टेन कॉम्बिनेशंस ही मार्केट में उपलब्ध हैं जिनसे सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट यू कैन प्रोड्यूस। ऐसा नहीं है कि जो आप चाहें उसी कॉम्बिनेशन पर आप उत्पादन करेंगे, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन बाजार में उपलब्ध नहीं रहता है। अब देखो रेखीय अथवा समरूप उत्पादन फलन। उत्पादन फलन कई प्रकार का हो सकता है, हम लोग पीछे से देखते चले जा रहे हैं, बहुत तरह से हो सकता है, परंतु अर्थशास्त्री एक विशेष प्रकार के उत्पादन फलन में अधिक रुचि दिखाता है जिसे रेखीय अथवा समरूप उत्पादन फलन के नाम से जाना जाता है। इसे प्रथम कोटि का समरूप उत्पादन फलन भी कहा जाता है। होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ फर्स्ट डिग्री, बहुत पॉपुलर वेल बिहेव्ड प्रोडक्शन फंक्शन जो है वह यही है, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ फर्स्ट डिग्री। वास्तव में ये इसलिए बहुत ही ज़्यादा स्वीकार्य है कि सरल है, और सरलता अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है किसी चीज़ को स्वीकार करने के लिए। आप भी सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं? और सरल वाला 5-6 बार पढ़ाते हैं, कठिन वाला खोलते ही नहीं। ऐसा है ना, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग अपना पहला चैप्टर सैकड़ों बार पढ़े होते हैं। क्यों? क्योंकि जब शुरू करते हैं तो पहले से ही शुरू करते हैं और वहीं ख़त्म हो जाता है, आगे की नौबत ही नहीं आती है। फिर शुरू करते हैं, फिर वहीं से करते हैं। सबके साथ है, कोई बहुत ऐसा नहीं कि आपके साथ है तो आप बहुत खराब विद्यार्थी हैं। तो ये होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ फर्स्ट डिग्री जो है, इसे हम सुविचारित या वेल बिहेव्ड प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं, और ये बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के क्षेत्र में उद्यमियों द्वारा स्वीकार किया जाता है। एक बार सेट हो गया तो बस अब उसी को मान लिया कि इतना दुगना करेंगे तो उत्पादन क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। कम से कम तब तक तो बिल्कुल नहीं बदलते हैं जब तक कि कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए देखो प्रथम कोट इससे अभिप्राय यह है कि जब साधनों को एक विशेष अनुपात में परिवर्तित किया जाता है तब उत्पादन भी उसी अनुपात में परिवर्तित हो जाता है। ये लाइन याद रखने वाली है। अर्थात समरूप उत्पादन फलन में पैमाने का स्थिर प्रतिफल पाया जाता है यदि उत्पादन फलन इस प्रकार दिया हुआ है, Q इज द फंक्शन ऑफ KL। कराए कि जो पीछे आपने लिखा अगर ये दिया हुआ है मान, ठीक है, अगर ये दिया हुआ है तो फिर क्या होगा? और यदि साधनों में यम गुना वृद्धि, मैंने पीछे आपको बताया था
कि अगर साधनों में यम गुना वृद्धि कर दी जाए, यम यहाँ भी कर दिया जाए, यम यहाँ भी कर दिया जाए, और ऐसा करने पर यदि और उत्पादन भी यम गुना बढ़ जाए, उत्पादन भी क्या हो जाए, उसको भी यम गुना कर दो। तो अगर उत्पादन यम गुना बढ़ जाए तो कहते हैं इसे प्रथम कोटि का समरूप उत्पादन फलन कहा जाता है। जितना आपने साधन बढ़ाया, इसका मतलब कि अगर यम को कॉमन लिया जा सके, यम कॉमन हो गया ना बाहर आकर, तो अगर यदि यम कॉमन हो सके तो इसका मतलब है कि उत्पादन फलन प्रथम कोटि का होगा। अब क्या है, यह इसका मतलब यम अगर इकाई के बराबर है तो पैमाने का स्थिर प्रतिफल होगा। अगर यह यम जो बढ़ा या एक से ज़्यादा हो जाए तो पैमाने का बढ़ता प्रतिफल होगा, और एक से कम हो जाए तो पैमाने का घटता प्रतिफल होगा। लेकिन समरूप उत्पादन फलन यह मानकर चलता है कि पैमाने का स्थिर प्रतिफल ही पाया जाता है। ये मान्यता है। जैसे आप एजम्पशंस बहुत सारी पढ़ते हैं, तो होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन में ये संभावना है कि पैमाने का बढ़ता प्रतिफल भी हो सकता है, स्थिर भी हो सकता है और घटता भी हो सकता है। लेकिन ये मानकर हम चलते हैं कि पैमाने का प्रतिफल कैसा है, स्थिर ही है। सब समरूप उत्पादन फलन के अंतर्गत विस्तार पथ मूल बिंदु से होकर खींची गई एक सीधी रेखा होती है। अभी आपने देखा कि अगर ये आपने देखा एक रेखा कैसी थी, यह विस्तार पथ था। ये कैसी रेखा होती है, एक सीधी रेखा होती है। तो ये जो आपके उत्पादन के विभिन्न स्तर हैं, 100, 200, 300, इनके इन बिंदुओं पर पूंजी श्रम अनुपात कैसा होता है, स्थिर होता है। और ये उन बिंदुओं को मिलाकर खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं, विस्तार पथ। पीछे हमने आपको दिखाया भी था कैसे बनती है, ठीक है। सीधी रेखा होती है, अर्थात उत्पादन की मात्रा चाहे जितनी बढ़ाई जाए पूंजी श्रम अनुपात स्थिर बना रहता। 100 से 200, 300, 400 कर दीजिए, लेकिन पूंजी श्रम रेशियो क्या होगा, स्थिर रहेगा। समरूप उत्पादन फलन के सुविचारित होने के कारण फर्म या उत्पादक के लिए यह सुविधाजनक होता है कि वह एक बार अनुकूलतम साधन संयोग का चुनाव करके निश्चिंत हो जाता है, कम से कम तब तक जब तक के लिए कीमत में कोई परिवर्तन ना हो। इसी विशेषता के कारण इस उत्पादन फलन का इनपुट आउटपुट एनालिसिस में बहुत महत्व है, ठीक है। आता प्रता विश्लेषण आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें इसका बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। अनेक उद्योगों में पैमाने का स्थिर प्रतिफल पाया जाता है। एन खुसरो ने भारतीय कृषि से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करके यह निष्कर्ष निकाला कि इसमें पैमाने का स्थिर प्रतिफल पाया जाता है। यूएसए तथा यूके में किए गए अनेक अनुभवों पर आधारित अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि अनेक विनिर्माण उद्योगों में पैमाने का स्थिर प्रतिफल पाया जाता है। इसका मतलब कि पैमाने का स्थिर प्रतिफल मान भी लिया गया है कि हमेशा यही पाया जाता है। अनुभव से भी देखा गया कि काफ़ी हद तक पाया भी कहीं न कहीं जाता है, लेकिन ये नहीं कि सब में पाया जाता है और आप बिल्कुल गारंटी ले लें कि वही मिलेगा। लेकिन अनुभव से पता चला कहीं कहीं पाया भी जाता है, ठीक है। अब देखो काब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, काब डगलस उत्पादन फलन, ये वास्तव में ये होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन का सबसे पॉपुलर, सबसे अधिक अच्छा, सबसे आसान, सबसे अधिक स्वीकार्य यह उत्पादन फलन है, जिसे हम काब डगलस उत्पादन फलन कहते हैं। बहुत से अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन तथा उत्पादन साधनों के परिवर्तन के आपसी संबंधों को स्पष्ट करने के लिए सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया, जिसमें से काब डगलस उत्पादन फलन एक महत्वपूर्ण फलन है। ये किसी फर्म विशेष के स्थान, उत्पादन, संबंध की व्याख्या नहीं करता, बल्कि इसे पूरे उद्योगों की दशा में प्राप्त किया जा सकता है। काब डगलस उत्पादन फलन को गणितीय रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। अब गणित वाले जो लोग हैं वो तैयार हो जाएं बताने के लिए, ठीक है। अब ये जो
काब डगलस का उत्पादन फलन जो उन्होंने दिया था वह है Q, यहाँ लिख देते हैं Q बराबर है, दो साधन हैं L और C के, इसमें एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है, ए भी एक पॉजिटिव स्थिरांक है, ये 1 माइनस, ठीक। यह काब डगलस का उत्पादन फलन है जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हमको लगता है इतने में तो कोई बहुत गणित की जरूरत नहीं है ना, कि है, इतना तो समझ में हमको भी आता है, इसलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं है दिया। अब देखो इसमें आगे क्या कह रहा है कि जहाँ Q निर्माणी उद्योगों का उत्पादन है, ध्यान से सुनो, K प्रयुक्त, L प्रयुक्त श्रम की मात्रा है, C प्रयुक्त पूंजी की मात्रा है, K तथा A ये पॉजिटिव स्थिरांक है, ये धनात्मक स्थिरांक है। काब डगलस उत्पादन फलन में राष्ट्रीय आय में श्रम के सामूहिक भाग के निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में ये कहा जाता है कि जो कुल राष्ट्रीय आय है, यानी ये Q क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन, हम मान लेते हैं कि यही पूरे देश का उत्पादन है तो यही राष्ट्रीय आय हो गई। तो इस पूरे राष्ट्रीय आय में श्रम का क्या हिस्सा होगा, इस पर वास्तव में कैलकुलेशन की बात थी। तो काब डगलस उत्पादन फलन में यह सिद्ध किया गया कि वास्तव में आय चाहे जितना घटे बढ़े उससे मतलब नहीं है, लेकिन श्रम का हिस्सा जो होता है वो सदैव स्थिर रहता है, इसी ए के बराबर। किसके बराबर कहता है, वो हमेशा स्थिर ही रहता है। इसका मतलब कि अब मजदूरों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर श्रम का हिस्सा ही नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो इस काब डगलस उत्पादन फलन में जो चीज़ ज्ञात की गई वो क्या थी, राष्ट्रीय आय में श्रमिकों का हिस्सा, ठीक है। काब डगलस उत्पादन फलन में राष्ट्रीय आय में श्रम के सामूहिक भाग के निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। अब देखो ध्यान से सुने गणित वाले, मान लिया Y राष्ट्रीय आय है, C पूंजी है तथा L श्रम है, तथा समस्त अर्थव्यवस्था के लिए काब डगलस उत्पादन फलन इस प्रकार लिखा जा सकता है। कुछ नहीं, सिर्फ Q की जगह क्या कर दिया, Y कर दिया। बहुत गणित आ रही है तुम लोगों को, ठीक, और कोई अंतर नहीं हुआ ना। अच्छा, अंतर आए तब समझाना कैसे आया। वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार मजदूरी W उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है, इसलिए सीमांत उत्पादकता बराबर मजदूरी, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है। वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में प्रत्येक साधन को दिया जाने वाला पुरस्कार उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होता है। इसका मतलब श्रमिक को दिया जाने वाला पुरस्कार मजदूरी उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होगा, यानी W बराबर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, MPL बराबर W। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, अभी गणित नहीं आई है, अभी तो इकोनॉमिक्स में ही तुमको समझा रहा है। अब देखो यहाँ कह रहा है कि मजदूरी या सीमांत उत्पादन W, मजदूरी या सीमांत उत्पादन डेल्टा Y अपॉन डेल्टा L, यहाँ तुमको समझाने की जरूरत है। अब ये श्रम की सीमांत उत्पादकता ज्ञात करने के लिए हम जो लेबर में परिवर्तन करेंगे उसके परिणाम स्वरूप Y में जो परिवर्तन होगा उसी को तो श्रम का सीमांत उत्पादन कहेंगे, यानी डेल्टा Y बटे डेल्टा L। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करते हैं कि किसी भी दिए हुए फंक्शन में, यहाँ किसी भी दिए हुए फंक्शन में जब हम उस फंक्शन का कोई भी डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं तो जिस का निकालना है, जो लेबर के रिस्पेक्ट में हमको इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है। यहाँ तो आपको याद होगा, जो लोग गणित पढ़े हैं वो हम इस फंक्शन की जो थियरी है वो यह है कि इसका जो डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी n यदि पावर a है तो हम उसको बेस में a से गुणा कर देंगे और यहाँ -1 कर देंगे, ठीक है। इतना ही सिर्फ गणित की जरूरत है इसमें। अब इसका इतिहास भूगोल रखने वाली बात है, बहुत ज़्यादा इसमें गणित है भी नहीं, क्योंकि ये फंक्शन का फार्मूला ही है, ठीक है। तो जब हम किसी यल का निकालेंगे तो हम ये -1 कर देंगे ऊपर
और यहाँ नीचे ए से गुणा कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, गणित वाले बताएं, ठीक है। तो इतना करा दिया तो फिर बाकी कुछ आने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया कि अब जो मजदूरी या सीमांत उत्पादन है वो हम लोग dy/dl लिखा हुआ है, वह हो गया ए, लिख दें क्या पूरा इसमें, रुको इसको मिटा दें। ये देखो W बराबर dy/dl। अब ये क्या हो जाएगा, वह जो तुम्हारे पास वो फंक्शन दिया हुआ है उसमें लिख दिया जाएगा कि LC जैसे है वैसे ही रहेगा, लिखने में आराम रहेगा, LC हो गया। यह तो 1 माइनस ए है, कोई अंतर नहीं इसमें आएगा। यहाँ L था तो अब जो ए लिखा हुआ था A माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, और के पहले से क्या हुआ है ही है। तो इसका मतलब जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वह हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये हो गया। अब कुल मजदूरी बिल जो होगी, अब तुमको इसमें लिखा हुआ है, हम पढ़ के सुना देते हैं, अगर यहाँ तक समस्या नहीं तो आगे दिक्कत नहीं है। तो कुल मजदूरी बिल क्या हो जाएगी, इंटू यल हो जाएगी, W इंटू यल, मजदूरी गुणे कुल श्रमिकों की संख्या बराबर टोटल मजदूरी का बिल हो गया, ठीक है। अब टोटल मजदूरी बिल का मतलब हो गया कि जो मजदूरों को मिला। अब मजदूरों को कितना मिला बटे वाई कर दो कि वाई में से कितना मिला, यही तो तरीका है। तो जब WL बटे वाई किया गया तो AKLAC टू द पावर 1 माइनस ए बटे KL टू द पावर A L टू द पावर माइनस A, जब सब कट गया तो अंत में क्या बचता है, ए बचता है। तो यही कहा गया कि जो हिस्सा है श्रमिकों का टोटल आपके आय में, वो हमेशा क्या रहता है, एक स्थिरांक के बराबर है, उतना ही रहता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। तो इसलिए काफ डगलस उत्पादन फलन राष्ट्रीय आय में श्रमिकों के हिस्से की व्याख्या करता है। यही उसमें एक लाइन थोड़ी सी, जैसे किताब में देखोगे तो सीधे क्या करता है कि उसके बाद नीचे यही लिख देता है। तो ये समझ में तभी आ पाएगा जब तुमको वो थियरी पता होगी कि कैसे हम इसके डेरिवेटिव को ज्ञात करते हैं, या फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर निकालते हो ना, कई ऑर्डर का डेरिवेटिव निकलता है। तो वो है तो रटने का ही कॉन्सेप्ट, लेकिन इतना तो है ही है कि आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं रटे रहेंगे तब भी नहीं आएगा, करते करते नहीं आता है, वो आपको रटना ही पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें जैसे देखो, जैसे बहुत सारे अलजेब्रा में, बहुत सारे फंक्शन में, बहुत सारे सेट थियरी में, बहुत सारे लॉगरिथम में, बहुत सारी वैल्यू आपको रटनी पड़ती है, बहुत सारे स्टेटमेंट आपको रटने पड़ते हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको आता रहेगा तब आप हल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ बहुत अनिवार्य हो जाता है, जिसके बगैर काम नहीं चलता, उतना कोशिश करना चाहिए कि नए गणितायत कम से कम वो लाइन तो समझ में आ ही जाए कि कैसे ये प्राप्त हुई है। अब देखो उत्पादन फलन, उत्पादन फलन का अध्ययन दो रूपों में किया जा सकता है। उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन करके ऐसा पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत किया जाता है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ साधनों को स्थिर तथा कुछ साधनों को परिवर्तनशील रखकर किया जा सकता है, ऐसा परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत किया जाता है। अब देखो दीर्घकाय उत्पादन फलन या पैमाने का प्रतिफल, यह हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।